टाइम वेस्ट किए हुए। इकोनोमेट्रिक्स आज हम लोग करेंगे। इकोनोमेट्रिक्स इकोनोमेट्रिक्स में हम लोग आज जो करेंगे वो है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, वो भी दिसंबर और जून का। ठीक है, जो हाल फिलहाल में काफी टफ आया है उसको टैकल कर। तो आइए क्वेश्चन पेपर देखते हैं। सभी को क्वेश्चन पेपर दिख रहा है? क्यों भाई, क्वेश्चन पेपर दिख रहा है सभी को? हम्म ये दिसंबर 2023 और जून 2023 के, इसमें केवल इकोनोमेट्रिक्स के क्वेश्चन हिंदी में भी हैं, परेशान मत होइएगा, ये हिंदी में है। ठीक है, जो इंग्लिश में है उसका हिंदी भी है, तो कोई चीज दिक्कत नहीं है। चलिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए आप। ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग भाई। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ओएलएस रिग्रेशन आउटपुट ऑफ द वेजेस। ओएलएस मॉडल है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड है, जो हम लोग पढ़ के अभी आ रहे हैं। याद है ना सभी को? क्यों भाई, ओएलएस वाला याद है? बताओ भाई, ओएलएस याद है? भाई ओएलएस किसी को नहीं याद है? ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, बीटा 1 कैप, बीटा 2 कैप, कुछ याद आ रहा है? हाँ बेटा, क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही क्या? कोई दिक्कत आ रही है क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? कोई समस्या? सब लोग फिर जा कह रहे हो? सब लोग आ जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ दिक्कत आ रही है क्या? क्यों भाई, काजोल दिक्कत आ रही है क्या बेटा कुछ आवाज में? हम्म चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, इकोनोमेट्रिक्स का है ये। सभी लोग हिंदी वाले ही है तो हिंदी में ही क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि शिक्षा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्कूल में बिताए गए वर्ष, जिसको हम जिसको प्रश्न में एस से डिनोट कर रहा है, एस। ठीक है ना? और संख्यात्मक योग्यता अंक, संख्यात्मक योग्यता अंक दिया हुआ है, सीए जिसको बोल रहा है, सीए पर मजदूरी 1000 रुपए में KOLS समाश्रयण का परिणाम निम्नानुसार प्राप्त है। तो हमारे पास मॉडल क्या गिवन है? डब्लू कैप। डब्लू कैप दिया हुआ है, डब्लू कैप बराबर क्या दिया हुआ है? -3.36 प्लस 0.64 एस। एस क्या है? स्कूल में बिताए गए वर्ष, एस है। ठीक है, स्कूल में बिताए गए वर्ष प्लस 0.15 CA। CA क्या है? संख्यात्मक योग्यता अंक। ठीक है ना? ये हमारा मॉडल दिया हुआ। जरा आप लोग रिकॉल करो, तो हम लोग रिग्रेशन मॉडल कैसे लिखते थे? वाई आई कैप बराबर क्या लिखते थे? अल्फा प्लस बीटा एक्स आई, यही तो लिखते थे। क्यों भाई, अल्फा कैप प्लस बीटा कैप
एक्स आई, यही तो लिखते थे वाई आई कैप। तो वैसे ही ये मॉडल है, डब्लू कैप बराबर दिया हुआ है दिस दिस दिस। क्यों भाई, समझ में आ रहा है ना मॉडल? बताओ। हम्म। तो अब थोड़ा सा इसका इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। एक चीज मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को इग्नोर करता हूँ और थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना आप लोग, कि जो इकोनोमेट्रिक्स में किसी भी मॉडल को जो लिखते हैं ना, उसका प्रारूप क्या है। आप लोग ज्यादा स्टडी नहीं किए हो इकोनोमेट्रिक्स की, तो अंडरस्टैंडिंग कम हो। लेकिन इकोनोमेट्रिक्स में जो कोई मॉडल है ना, वो कैसे प्रस्तुत होता है उसको थोड़ा सा हम इंट्रो देंगे। तो पहले तो मॉडल इस तरह से लिखा होगा, ठीक है ना। अब फिर मॉडल के नीचे, जो मॉडल के नीचे ब्रैकेट में लिखा होगा, कोष्टक में लिखा होगा, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। यानी जो इस मॉडल में 1.98 लिखा हुआ है ना, इसके नीचे, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 0.12, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 0.05। ये सब जानते हो क्या है? ये सब स्टैंडर्ड एरर क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, बट ऐसे मॉडल प्रस्तुत होता है। जो नीचे के होते हैं उसको स्टैंडर्ड एरर बोला जाता है, मानक त्रुटि। देखो लिखा हुआ है ना, इसमें कोष्टक में दिए गए आंकड़े मानक त्रुटि को दर्शाते हैं। तो 1.98, 0.12, 0.05, ये सब क्या है? मानक त्रुटि है। मानक त्रुटि किसका? ये पहला टर्म क्या है? अल्फा कैप। अल्फा कैप की मानक त्रुटि। ये क्या है? बीटा वन कैप है, ये बीटा वन कैप की मानक त्रुटि। ये बीटा टू कैप है, तो ये बीटा टू कैप की मानक त्रुटि। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों भाई? हाँ, इस तरह से मॉडल इकोनोमेट्रिक्स में प्रस्तुत किए जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ है, नहीं तो आर स्क्वायर भी नीचे दिया हुआ है, आर स्क्वायर का भी मान दिया होता है। तो ये पूरा ऐसे जो है इकोनोमेट्रिक मॉडल प्रस्तुत होता है। अब चलिए क्वेश्चन में यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए कि कोष्टक में दिए गए आंकड़े मानक त्रुटि को दर्शा रहे हैं, स्टैंडर्ड एरर को दर्शा रहे हैं। अब जरा ध्यान से समझना, व्याख्याकृत वर्ग योग है। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं आर स्क्वायर। व्याख्याकृत वर्ग योग को किससे डिनोट करते थे हम लोग, जल्दी बताओ? ई एस एस। व्याख्याकृत वर्ग योग क्या होता है? ई एस एस, एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर्स। एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 47.75। ठीक है, जिसकी स्वतंत्र कोटियां यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी दी हुई है। ईएसएस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी? 2 दी। ठीक। और अवशिष्ट वर्ग योग आरएसएस दिया हुआ है, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, यानी अव्याख्येय वर्ग योग या अवशिष्ट वर्ग योग कितना दिया हुआ है? 33,651.28। ठीक है, और इसकी आरएसएस की भी डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है कितना? 567। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब पूछ रहा है, नीचे 4 कथन दिए हुए हैं, चारों कथन में कौन सा कथन सत्य है, वो हम लोगों को चूज करना। तो क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, पढ़ लिए कि नहीं? सभी लोग पढ़ लिए हो, सारी चीजें हम लोगों ने लिख भी ली। बताओ भाई, क्लियर है यहाँ तक? अब चलें क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम में सॉल्व हो जाएगा। इतना बड़ा लग रहा है बट बड़ा नहीं है, 30 सेकंड का क्वेश्चन पेपर है ये। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, यदि सीए को स्थिर रखा जाए, सीए मतलब संख्यात्मक योग्यता अंक को स्थिर रखा जाए, तो 1 वर्ष की स्कूली शिक्षा बढ़ाने पर, ध्यान से समझना, यदि सीए को संख्यात्मक योग्यता अंक को स्थिर रखा जाए तो 1 वर्ष की स्कूली शिक्षा बढ़ाने पर प्रति घंटा मजदूरी में औसतन 640 की वृद्धि होती है। ये सही है? आप लोग जल्दी से बताओ। क्यों भाई, ये सही है कि गलत? आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में? हम्म।
बताओ भाई, ये सही है कि गलत? बोलो भाई। हाँ बेटा। बोलोगे कुछ तुम लोग? नहीं समझ आ रहा है? चलिए हम ही समझाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सीए को स्थिर मान लिया जाए, सीए को स्थिर मान लिया जाए तो एक वर्ष की स्कूली शिक्षा बढ़ाने पर प्रति घंटा मजदूरी में औसतन 640 के रुपए की वृद्धि होती है। ठीक है ना? अब जरा मॉडल में आ जाओ। हमारा मॉडल क्या है? हमारा मॉडल जो है ये है। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं जो इधर उधर लिखा हुआ है। हमारा मॉडल क्या है? तो क्या कह रहा है मॉडल? पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सीए, ये सीए है। सीए का टर्म मान लो स्थिर है, स्थिर है। ठीक। अब कह रहा है कि अगर सीए को स्थिर मान लिया जाए और एक वर्ष की स्कूली प्रति शिक्षा बढ़ाई जाए, तो प्रति शिक्षा स्कूल में बिताए गए वर्ष को किससे डिनोट कर रहे हैं? एस से। यानी एक वर्ष से क्या है, एक वर्ष की स्कूली शिक्षा में वृद्धि की जाए। ठीक है ना? ध्यान से सुनना। एक वर्ष की स्कूली शिक्षा में वृद्धि की जाए तो मजदूरी कितने से बढ़ेगी? ये गुणांक है मजदूरी का। यानी अगर एक वर्ष की स्कूली शिक्षा हम लोग बढ़ाएं, यानी यश बढ़ाएं, तो मजदूरी में प्रति घंटा औसतन कितनी वृद्धि होगी? 0.60 से, 0.60 से मजदूरी वृद्धि होगी, क्योंकि प्लस लगा है ना तो वृद्धि होगी। लेकिन अब देखो यहाँ पे जरा आप लोग, मजदूरी किस में बढ़ रही है? 1000 रुपए में। तो 0.60 में 1000 का गुणा कर दो जरा। 1000 रुपए में बढ़ रही है ना मजदूरी। तो 0.60 × 1000 कितना होगा? 640, 640 रुपया। तो देखो, यदि सीए को स्थिर मान रखा जाए तो एक वर्ष की स्कूली शिक्षा बढ़ाने पर, यानी यश बढ़ाने पर, प्रति घंटा मजदूरी में औसतन कितनी वृद्धि होगी? 640 रुपए की वृद्धि होगी। हम लोग निकाल लिए ना? क्यों भाई? यानी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। समझ में आया? क्यों भाई? जल्दी जल्दी बताओ। पूजा सुतार, आप लेट हो रही हैं आजकल। कैसे काम चलेगा बेटा? इकोनोमेट्रिक्स कैसे समझ में आएगा आपको? हैं? हम्म। ये दिसंबर 2023 का पेपर है बेटा, सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है? इकोनोमेट्रिक्स का पहला ही क्वेश्चन। तो सभी को समझ में आया? क्यों भाई? शालिनी, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ। तो पहला स्टेटमेंट सही। अब चलिए बी वाला स्टेटमेंट देखते हैं। सीए के टी प्रतिदर्श का मान 3 है। सीए का मतलब संख्यात्मक योग्यता अंक। ये क्या है? संख्यात्मक योग्यता अंक के समक्ष, के सापेक्ष हमें टी प्रतिदर्श का मान निकालना है, वो 3 आना चाहिए। टी टेस्ट निकालना है, टी स्टैटिस्टिक्स का मान निकालना है। टी स्टैटिस्टिक्स का मान क्या होगा भाई? टी प्रतिदर्श का मान निकालना है। अब सवाल ये उठता है, टी प्रतिदर्श का सूत्र क्या होता है? फार्मूला, वहीं से मान निकल जाएगा। टी प्रतिदर्श का फार्मूला आप लोगों को पता है? टी टेस्ट बराबर होता है, अब किसका पूछ रहा है ये भी डिपेंड करता है। टी प्रतिदर्श पूछ रहा है ना, किसका पूछ रहा है? सीए का। तो देखो हम लोग इसको अल्फा कैप मान रहे थे, इसको बीटा 1 कैप, इसको बीटा 2 कैप। ठीक है? तो टी प्रतिदर्श का मान क्या हो जाएगा? बीटा 2 कैप बटे स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 कैप। ठीक है? ये टी प्रतिदर्श का फार्मूला है, रट लो। टी प्रतिदर्श का फार्मूला क्या है? बीटा 2 कैप
डिवाइडेड बाई बीटा 2 का मानक त्रुटि, स्टैंडर्ड एरर। तो जल्दी से मान रख दो, t बराबर की वैल्यू क्या है, तीसरा वाला देखो CA के बगल में क्या है, यही तो बीटा 2 कैप है, तो 0.15 बीटा 2 कैप दिया, ठीक है। अब बीटा 2 कैप के नीचे वाला जो टर्म है वो बीटा 2 कैप का क्या होगा, स्टैंडर्ड एरर, मानक त्रुटि होगी। तो कितना नीचे है, 0.05, 0.05 काट दो, 5 तिहाई 15, 3 आ जाएगा, दशमलव दशमलव 5 तिहाई 15। तो देखो टी प्रतिदर्शक कितना आ गया, 3, यानी CA के टी प्रतिदर्शक का मान कितना है, 3 है, ये भी सही है। तो बी स्टेटमेंट भी सही है। समझ में आया कि नहीं सभी को, बताओ रे, क्लियर हो रहा है? जी सर। हाँ, अब चलिए सी वाला ऑप्शन देखिए, सी वाला स्टेटमेंट। सी वाले में पूछ रहा है एफ प्रतिदर्शक को इस तरह दिखाया जाएगा। अब वही एफ प्रतिदर्शक, जैसे टी प्रतिदर्शक निकाले हैं वैसे ही एफ प्रतिदर्शक, एफ टेस्ट का फार्मूला पता होना चाहिए। तो एफ टेस्ट का फार्मूला क्या होता है, एफ फार्मूला क्या होता है, एफ टेस्ट का फार्मूला होता है ESS डिवाइडेड बाई ESS की डिग्री ऑफ फ्रीडम। ESS यानी व्याख्याकृत वर्ग समयोग डिवाइडेड बाई व्याख्याकृत वर्ग योग की स्वतंत्र कोटियां, डिग्री ऑफ फ्रीडम। होल डिवाइडेड बाई RSS डिवाइडेड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम। RSS मतलब अवशिष्ट वर्ग योग, यानी रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, और उसकी स्वतंत्र कोटियां, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये एफ टेस्ट का फार्मूला, ठीक है। तो वैल्यू रखो, ESS एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है ESS की वैल्यू इतनी, कितना है 47.45, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी दी हुई है, 2, यानी स्वतंत्र कोटियां 2 दी हैं, डिवाइडेड बाई 2। होल डिवाइडेड बाई RSS कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, इतना 33,651.2128 बटे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 567। तो देखो ये आंसर हो जाएगा। तो देखो सी वाले में यही ऑप्शन तो दिया हुआ है, 4745.75 बटे 2, 4745.75 बटे 2, ऊपर यही है ना। फिर नीचे क्या है, 33,651.28 बटे 567, देखो वही चीज है ना। तो सी वाला भी ऑप्शन सही है। क्यों भाई, समझ में आया कि नहीं? सी वाला यही लिखा है ना, अगर इसको मिटा दो तो। ये देखो सी वाला जो ये वैल्यू लिखी है, जो हमने अभी लिखा था वही लिखी है ना। क्यों भाई, तो सी वाला भी सही है स्टेटमेंट। फार्मूला ये याद होना चाहिए, खटाक से निकाल लो। तो ऊपर के तीनों सही हैं। अब ये बताओ एफ प्रतिदर्शक का मान ये सही है, तो इसका मतलब एफ प्रतिदर्शक ये वाला गलत है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो ABC तीनों सही हैं, तो ABC यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है आंसर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। आसान है कि नहीं क्वेश्चन? क्यों भाई, आसान लगा? हाँ बेटा, आसान लगा कि नहीं? इजी है, बस यही है कि ध्यान में होना चाहिए मॉडल भी और फार्मूला भी सब। हाँ फार्मूला। अब देखो कुछ चीजों का बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड एरर, बहुत लोग स्टैंडर्ड एरर टी वाला जो है ना ये गलत निकालेंगे बहुत लोग। अब CA के सापेक्ष कह रहा है, बहुत लोग S के सापेक्ष निकाल लेंगे तो स्टैंडर्ड एरर अलग आएगा उसका, ठीक है ना। तो जो, हाँ जो चीज आप लोगों ने नहीं पढ़ी है ना तो उसको बेटा डर तो लगेगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं, हिंदी मीडियम में आप दुनिया ढूंढ लो, हिंदी मीडियम में इकोनोमेट्रिक्स कोई नहीं पढ़ाए। कोई पढ़ाता है क्या, हमें बताइए किसी का नाम जो आप लोगों को पढ़ा दे हिंदी मीडियम में इकोनोमेट्रिक्स। इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं आती तो हिंदी मीडियम वाले कहाँ से पढ़ाएंगे?
समस्या ये है ना, इसलिए बच्चों को बहुत परेशानी होती है। अब मेरा प्रयास यही है कि मैं मेन टर्म तो मैं इंग्लिश यूज करूंगा, लेकिन समझाने का जो प्रयास करूंगा वो हिंदी में। मेरा ये रहता है कि मैं जितना समझाऊं वो समझ में आए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर पढ़ाने का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया है सभी को, चलें आगे? क्यों भाई, चला जाए आगे? ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया? पूजा सुतार आपको समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ कुछ? फिर से वीडियो देख लीजिएगा। आपको दिसंबर में देना है ना, तो इकोनोमेट्रिक्स तब तक अच्छे से कवर हो जाएगी। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। कोई छोटू क्वेश्चन पकड़ते हैं, छोटू। ये क्वेश्चन दिख रहा है सभी? 62 नंबर। ये भी दिसंबर 2023 का है। ये भी क्वेश्चन दिसंबर 2023 यूजीसी नेट का है। ये क्वेश्चन पढ़िए जरा आप लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पढ़ो भाई। पढ़ लिया? हाँ बेटा, पढ़ लिया? गुड। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है, एक मॉडल दिया हुआ है लॉग वाई आई, एल को लॉग पढ़ते हैं, नेचुरल लॉग। ठीक है, तो नेचुरल लॉग वाई आई बराबर अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस वाई आई। ठीक है ना, यू आई यहाँ लिखना चाहिए, वाई आई लिखा है। जहां एल क्या है, प्राकृतिक लघु गुणक है, यानी नेचुरल लॉग है। एक्स के संदर्भ में वाई की लोच को निम्न में से दर्शाया जा सकता है। यानी लोच क्या होगी, एक्स के संदर्भ में वाई की लोच पूछ रहा है, यानी इलास्टिसिटी निकालने के लिए पूछ रहा है। तो इलास्टिसिटी क्या होगी ये हमें पता लगा। तो देखो यार, यहां से क्वेश्चन काफी आ रहे हैं हाल फिलहाल। अभी आईआईटी गेट एक एग्जाम होता है, आईआईटी गेट का, वहां भी इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया है। अभी एक आईआईटी जैम का एग्जाम होता है, वहां भी इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन काफी हाल फिलहाल एग्जाम में आ रहा है। तो थोड़ा सा इसकी डिटेल में बात करेंगे। इसको अगर कोई भी मॉडल अगर इस तरह लिखा हुआ है, बराबर बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई, अगर इस तरह का मॉडल दिया, एल है नेचुरल लॉग, प्राकृतिक लघु गुणक। ठीक है, नेचुरल लॉग। तो अगर इस तरह का मॉडल आप लोगों को कहीं भी दिखे, यानी आश्रित चर वाई आई क्या है, आश्रित चर है, आश्रित चर के साथ लॉग लगा हुआ है, लघु गुणक लगा हुआ है, और ये क्या है, एक्स आई क्या है, स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यू आई क्या है, एरर टर्म है, त्रुटि पद है। अब बीटा 1 बीटा 2 क्या है, पैरामीटर प्राचल है। ठीक है, तो अगर इस तरह का मॉडल दिया हुआ है जो आश्रित चर के साथ लॉग लगा हुआ है, तो इस तरह के मॉडल को बोलते हैं लॉग लिन मॉडल। क्या बोलते हैं, लॉग लिन मॉडल। लॉग लिन मॉडल, लॉग लीनियर मॉडल, लॉग लगा है ना, लीनियर है ना, तो लॉग लीनियर मॉडल इसको। समझ में आया? क्यों भाई? हाँ बेटा।
अब इसकी लोच पूछ रहा है, लोच। तो लोच कैसे निकालते हैं? लॉगलिन मॉडल में लोच कैसे निकालोगे? क्यों भाई, इलास्टिसिटी कैसे निकालोगे, पता है? डिफ्रेंशिएट करके। डिफ्रेंसिएशन करिए, जरा दिमाग लगाइए, फटाफट ट्राई करिए आप लोग। एक्स के सापेक्ष में होगा तो फिर हाँ, इसका केवल बीटा डिफ्रेंसिएशन बचेगा। करिए फटाफट। हाँ, करिए। डी वाई बाई डी एक्स पहले निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स सर बीटा 2 आएगा केवल। करिए, बीटा 2 आएगा। हैं? अब यक्स तो एक क्यों ही नहीं? जगह है सर ना, अगर यक्स के डिपेंड में हर अगर जगह करेंगे वही तो यक्स फार्मूला आएगा। नहीं, हर जगह वही फार्मूला नहीं लगेगा बेटा, ध्यान में रखना। हर जगह वही वाला फार्मूला न लगे, समझ में आ रहा है? रूपम जी, हर जगह वही फार्मूला नहीं लगेगा। लॉग लगा हुआ है ना, तो कैसे एक्स बस बीटा 2 केवल आ जाएगा? क्यों भाई? अब देखो, थोड़ा सा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बीटा 2 क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, केवल बीटा लिखा है, तो उसके अनुसार कर। क्यों भाई, किसी का आया? किसी को मैथ आती है? शालिनी, करो बेटा इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हैं भाई? एक मिनट दे रहा हूं। फोर, फोर आंसर नहीं है, कहिए तो आप लोगों को आंसर भी बता दूं। टू आंसर है, टू, बी एक्स आई आंसर है। अब इलास्टिसिटी बी एक्स आई, जल्दी जल्दी निकाल, ट्यूशन निकाल फटाफट। करिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कर देंगे, मतलब इसी तरह से अगर और मान लो कोई आ जाए तो उसको भी करेंगे।
क्यों भाई, किसी का आया? ये बता दो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, यानी x के सापेक्ष y का अवकलन करोगे तो कितना आएगा, ये बता दो बस। क्यों भाई? किसी का आया बेटा? कि चलें स्टार्ट करें? हाँ भाई, हम ही बताएं? बताओ, शुरू किया जाए? गुड, चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा क्या है ना कि लॉग से आप लोग परेशान होंगे। अगर y बस होता तो बीटा निकल जाता, बीटा हो जाता dy बाई डी एक्स। लॉग से परेशान हो तो चलिए लॉग का इलाज करते हैं। तो पहली बात तो हमारा मॉडल क्या दिया हुआ है, ln, यानी लॉग, नेचुरल लॉग को ln से डिनोट करते हैं। ln वाई आई बराबर क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस यू आई, ये मॉडल दिया हुआ है हमारा। ठीक है, अब हमें इलास्टिसिटी निकालनी है, लोच। लोच का फार्मूला क्या होता है बेटा? ई बराबर क्या होता है, इलास्टिसिटी बराबर क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई। यही तो इलास्टिसिटी का फार्मूला होता है लोच का। तो लोच के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई तो है नहीं, यहाँ नेचुरल लॉग वाई है। तो हमें वाई के टर्म्स में पहले इस फलन को हमें क्या करना पड़ेगा, वाई के टर्म्स में ले आना पड़ेगा। तो वाई के टर्म्स में ले आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल ले लो। टेकिंग, लिखो टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों में हम लोग एक्सपोनेंशियल ले रहे हैं। एक्सपोनेंशियल ले रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल लो, एक्सपोनेंशियल लॉग वाई, नेचुरल लॉग वाई बराबर एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा एक्स आई। ठीक है, एरर टर्म को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ले लिए अल्फा प्लस बीटा एक्स आई। तो अब एक्सपोनेंशियल लॉग वाई क्या हो जाता है बेटा, आप लोग गुणक पढ़ के आ रहे हो, 10th में हाई स्कूल में पढ़े हो। एक्सपोनेंशियल ln वाई हो जाता है, वो वाई हो जाता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल अगर लॉग वाई का हम एक्सपोनेंशियल लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, वाई। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, अब एक्सपोनेंशियल इसका ले रहे हैं तो ये ई की पावर हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल को ई से डिनोट करते हैं, ई की घात अल्फा प्लस बीटा एक्स आई। तो अब ये फार्मूला, ये हमारा मॉडल आ गया वाई के टर्म्स में, वाई के टर्म्स में हमारा ये आ। क्यों भाई, समझ में आया? बताओ। अब हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं ना। अब डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो पहली बात तो आप लोग जानते होंगे ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स लिख दो, यानी ई की पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स आई, ये तो ई की पावर एक्स का हो गया। अब हमें क्या, एक्स के सापेक्ष वाला अवकलन करना है। तो एक्स से एक्स कौन सा मिल रहा है, एक्स से एक्स से कट जाएगा, बीटा बचेगा, तो यहाँ बीटा लिख। तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया, बीटा ई की पावर एक्स प्लस बीटा एक्स आई। अब ई की पावर एक्स बीटा एक्स आई किसके बराबर है, वाई के बराबर। तो क्या हो जाएगा, बीटा वाई जो है ये डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आया सभी को? क्यों भाई, क्लियर है? डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, बीटा वाई। क्यों भाई, बताओ, क्लियर हुआ?
हाँ बेटा। शालिनी, पूजा, रूपम, काजोल, समझ में आया बेटा? सिंपल है बेटा, एक्सपोनेंशियल लिए हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल दोनों पक्षों में एक्सपोनेंशियल लिए हैं। अब लॉग का एक्सपोनेंशियल क्या हो जाता है? ओरिजिनल टर्म वाई। इसका एक्सपोनेंशियल हमने ऐसे ही लिख दिया, ई की पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स आई। ठीक। अब फिर इसका अवकलन कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो हम लोग सभी लोग अवकलन का एक नियम होता है, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है। तो हमें y के टर्म्स में कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो e की पावर x वाला e की पावर x वैसे लिख दिए। फिर x के सापेक्ष अवकलन करना है ना, तो x से x कैंसिल बच जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बीटा इसके बगल में है तो बीटा उतर जाएगा, तो बीटा e की पावर x प्लस बीटा एक्स आई, इसका अवकलन। अब e की पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स आई किसके बराबर होता है? वाई आई, वाई के बराबर। तो इसके जगह पे हमने y लिख दिया और बीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया? बीटा वाई। ठीक है, समझ में आया काजोल? क्लियर हुआ? पूजा जी आपको समझ में आया? हाँ। सर ये हम लोग जब इसको पढ़े थे इंटर में, ई के पावर जब एक्स होता है तो वो ई के पावर एक्स ही होता है उसका डिफ्रेंशिएट। तो फिर अगर इसके ऊपर जो जैसे ये अल्फा प्लस बीटा एक्स है और वहाँ पे अगर 3+2x वगैरह लिखा रहता था, तो उसको जो वो पावर होती थी वो अलग उसको होता था ना। हाँ, उसको वाई या यक्स मान कर करते थे। हाँ, तो ऐसा यहाँ पे हम लोग किए हैं, यक्स का यक्स कट गया, यहाँ पे बीटा इसका एक्स वाला यहाँ बीटा उतर आया। तो सेम एकदम वैसे ही हो रहा है, कुछ अलग थोड़ी हो रहा है। पहले ही ये होल टर्म को एक्स मान लो, तो ई की पावर एक्स का हम लोगों ने ई की पावर एक्स कर दिया। अब फिर यक्स का भी तो करोगे, यक्स का 1 हो जाता है, तो ये लेकिन यहाँ पे यक्स के बगल में बीटा है तो बीटा हमने उतार दिया, यक्स से यक्स कट जाएगा। और सर ये ठीक है। एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब हो जाएगा? क्या हुआ? और ये एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या? क्या यही जो पूछ रहे आप हो देखिए, एक्सपोनेंशियल? जो दोनों टाइप ये हो एक्सपोनेंशियल गए। सिंपल सी भाषा में ये है कि हम एक्सपोनेंशियल इसलिए लिए हैं ताकि ये लॉग हट जाए वाई से। इसीलिए हमें पता है, हम लोग मैथ पढ़ के आ रहे हैं कि लॉग का एक्सपोनेंशियल लेते हैं तो ओरिजिनल टर्म वाई बस बचेगा। इसीलिए अब देखो, अब इसका डिफरेंशिएशन करना आसान है ना, ठीक है ना। इसलिए एक्सपोनेंशियल, हाँ, एंटी लॉग का काम करता है, एक तरह से लॉग हटाने का काम एक्सपोनेंशियल करता है। समझ में आया? एंटी लॉग का काम करता है, इसीलिए हम लोग एक्सपोनेंशियल लिए, और कुछ नहीं। तो चलिए अब ये डी वाई बाई डी एक्स का मान इलास्टिसिटी के फार्मूले में रख दो। डी वाई बाई डी एक्स का मान इलास्टिसिटी के फार्मूले में रख दो। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है? बीटा वाई इंटू एक्स अपॉन वाई, यही है ना। तो y से y कैंसिल, क्या बचा? बीटा एक्स, बीटा एक्स इलास्टिसिटी आ जाएगी। तो देखो ऑप्शन में बीटा एक्स कहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है बीटा एक्स, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाए। कितना छोटू सा क्वेश्चन है, क्यों भाई? छोटू सा था कि नहीं? हैं, बताओ। काजोल समझ में आया बेटा? जहां ना समझ में आया पूछ सकते हो। पूजा, सुतार, आपको समझ में आया बेटा? क्यों बेटा, क्लियर है? गुड। अब अच्छा एक चीज ये बताओ, ये तो क्वेश्चन आ चुका है, ये तो अब आने से नहीं रहा। अगर इसी तरह के मैं कुछ और एग्जाम्पल दे आप लोगों को होमवर्क दे सकता हूं मैं, आप लोग थोड़ा ट्राई करिएगा, क्योंकि अब यही तो क्वेश्चन बार बार आएगा नहीं, ये तो हमने बता दिया, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। अब आएगा दूसरा, आएगा ना, आएगा तो ये तो आएगा नहीं। तो वो क्वेश्चन की अगर इलास्टिसिटी पूछा जाए तब कैसे आएगा उसका आंसर, थोड़ा सा कुछ एक दो चीजें मैं बताता हूं।
देखो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक, ये क्वेश्चन पता है आप लोग, ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये इकोनॉमिक सर्विस भी आता है, IEES में, IEES इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में सेम क्वेश्चन आता है, बट इंडियन इकोनॉमिक सर्विस रिटन एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सब्जेक्टिव होता है। तो वहां पे जैसे हम लोग ये प्रूफ नहीं किए हैं कि dy/dx निकालें फिर वैल्यू रखें, तो वो पूरा प्रूविंग करना पड़ता है उसमें। इसमें डायरेक्ट आंसर टिक करना होता है, लेकिन वहां पे पूरा प्रूफ करना होता है। तो इसको देखो, जो इसको जो ये जो इकोनोमेट्रिक्स में इसको जिस टॉपिक के नाम से हम लोग जानते हैं उसको बोलते हैं फंक्शनल फॉर्म। क्या बोलते हैं? फंक्शनल फॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसको इकोनोमेट्रिक्स में किस नाम से जाना जाता है? इकोनोमेट्रिक्स में हमारे अर्थमिति में जो प्रतिगमन जो रूप होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। तो हेडिंग डालो फंक्शनल फॉर्म। फंक्शनल फॉर्म इसको बोलते हैं, फंक्शनल फॉर्म्स, ठीक है, यानी फलनात्मक रूप, फलनात्मक रूप। अब हमारे इकोनोमेट्रिक्स में बहुत तरह के फलनात्मक रूप होते हैं। पहला फलनात्मक रूप है डबल लॉग मॉडल। डबल लॉग मॉडल, डबल लॉग मॉडल एक होता है, यानी डबल लॉग मॉडल। डबल लॉग मॉडल क्या होता है भाई? जिसमें दोनों स्वतंत्र चर और आश्रित चर दोनों में लॉग लगा हुआ है। अभी हम लोग जो अभी पढ़े हैं, जो क्वेश्चन में आया है, केवल आश्रित चर के साथ लॉग लगा हुआ है। लेकिन जब x के साथ भी लॉग लग जाए, ln लग जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? डबल लॉग। समझ में आया कि नहीं? क्यों भाई, समझ में आ रहा है? तो उसको बोलते हैं डबल लॉग मॉडल। इसका ऐसे ही फॉर्म भी लिखते चलो, जैसे लिख लो लॉग y बराबर β1 प्लस β2 लॉग xi, ठीक है, प्लस ui। तो ये डबल लॉग मॉडल। क्यों? क्योंकि इसमें आश्रित चर y के साथ भी लॉग लगा है और स्वतंत्र चर के साथ भी लॉग लगा है, तो इसको डबल लॉग मॉडल बोलते हैं। ठीक, अब इस केस में आप लोग निकालिएगा, इस केस में इलास्टिसिटी क्या हो, लोच निकाल के आइएगा इसका। जो निकाल के आएगा कल दिखाएगा, उसको इनाम भी दिया जाए। ठीक है, इनाम हम लोग डिसाइड करेंगे सब लोग मिल करके। चलिए, अगला फॉर्म क्या है? फलनात्मक रूप अगला कौन सा है भाई? हैं? अगला फलनात्मक रूप कौन सा है? बताओ। अगला फलनात्मक रूप किसी को पता है? हैं भाई? अगले को अब देखो, इसमें डबल लॉग अभी हम लोग पढ़े ना, एक होता है सेमी लॉग, सेमी लॉग मॉडल। सेमी लॉग मॉडल, सेमी का मतलब अर्ध लॉग, अर्ध लॉग मॉडल, अर्ध लॉग मॉडल। अर्ध लॉग मतलब या तो आश्रित चर के साथ लगा हो एक में, या तो केवल स्वतंत्र के चर के साथ लॉग लगा हो। तो हम लोग अर्ध लॉग में एक क्वेश्चन में आ चुका है। अर्ध लॉग मॉडल दो तरह का होता है, लिख लो। ए होता है लॉग लिन मॉडल, लॉग लिन मॉडल। लॉग लिन मॉडल देखो क्वेश्चन में आ चुका है। लॉग लिन मतलब लॉग लीनियर मॉडल, लॉग रैखिक मॉडल, लॉग रैखिक मॉडल इसको बोलते हैं। ठीक है ना? यही क्वेश्चन में हमारे दिसंबर 2023 में आया हुआ है। लॉग रैखिक मॉडल कैसे लिखते हैं? लॉग या ln, लॉग को ln से भी डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लॉग y बराबर β1 प्लस β2 xi प्लस ui। तो देखो, जब केवल एक के साथ यानी अर्ध लॉग है ना, डबल लॉग में दोनों के साथ लगा होगा लॉग, लेकिन अर्ध लॉग में यानी लॉग लीनियर मॉडल में क्या होगा? लॉग लीनियर में आश्रित चर के साथ लॉग लगा रहता है, जबकि स्वतंत्र चर के साथ लॉग नहीं लगा। तो इस केस में इलास्टिसिटी क्या होगी? हम लोग निकाल चुके हैं, बीटा एक्स है।
अब ऐसे ही इसका एक दूसरा फॉर्म है अर्ध लॉग का, जो स्वतंत्र चर के साथ लगा हो, तो यानी इसको क्या बोलेंगे, लीन लॉग। जस्ट अपोजिट कर दो, लॉग लीन, लीन लॉग, लीन लॉग मॉडल। लीन लॉग मतलब लीनियर लॉग मॉडल। लीनियर मतलब ये जो आश्रित चर होगा वो लीनियर होगा, केवल y होगा। लॉग किसके साथ होगा, x के साथ। तो इसको लिख लो लीन, यानी रैखिक लॉग मॉडल। लॉग रैखिक मॉडल था ना, रैखिक लॉग मॉडल लिख लो, रैखिक लॉग मॉडल। तो इसका रूप क्या होगा, इसका रूप होगा y बराबर बीटा 1 प्लस बीटा 2 लॉग एक्स आई प्लस यू आई, यहाँ y आई। तो ये लॉग लिन लॉग मॉडल है। अब इस केस में इलास्टिसिटी क्या होगी, ये भी फाइंड आउट करना, आप लोग निकालना। इस केस में इलास्टिसिटी क्या होगी, लोच क्या होगी। क्यों भाई, समझ में आ रहा है ना, बताओ। हाँ बेटा, हाँ ये सबसे क्वेश्चन आ चुके हैं। मैच द फॉलोइंग एक क्वेश्चन आया हुआ है, अभी सब पढ़ेंगे, टेंशन न लो, थोड़ा सा टाइम कम है। हाँ अब अगला लिखो तीसरा मॉडल। तीसरा, तीसरा मॉडल क्या हो सकता है भाई, हैं? तीसरा मॉडल क्या हो सकता है, तीसरा मॉडल है लॉग, लॉगरिथमेटिक, लॉगरिथमिक रेसिप्रोकल मॉडल, रेसिप्रोकल मॉडल। ठीक, यानी लघुगणक, लघुगणक, लघुगणक व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मॉडल, लघुगणक व्युत्क्रम मॉडल इसको बोलते हैं। इसका फॉर्म कैसे लिखा जाता है, अगर आपको ऐसे मिले ln log y बराबर अल्फा प्लस बीटा, या बीटा 1 बीटा 2 लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा 1 अपॉन एक्स। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है 1 अपॉन एक्स, और लॉग लगा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, लघुगणक व्युत्क्रम मॉडल। तो अल्फा प्लस बीटा 1 अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस यू आई। तो ये इस तरह का अगर मॉडल आपको मिले तो उसको कौन सा मॉडल बोलते हैं, लॉगरिथमिक रेसिप्रोकल मॉडल, लघुगणक व्युत्क्रम मॉडल। इसके संदर्भ में इलास्टिसिटी क्या होगी वो भी निकाल के रखिएगा। चौथा मॉडल लिखिए, रेसिप्रोकल तो हो गया, और एक होता है क्वाड्रेटिक मॉडल, क्वाड्रेटिक मॉडल। क्वाड्रेटिक मॉडल मतलब द्विघातीय मॉडल, द्विघातीय मॉडल। द्विघातीय मॉडल का फॉर्म क्या होगा भाई, द्विघातीय मॉडल इस तरह से होगा, y बराबर अल्फा प्लस बीटा एक्स आई, ये बीटा 1 कर लो, बीटा 1 एक्स आई, ठीक है, प्लस बीटा 2 एक्स आई स्क्वायर। तो ये द्विघातीय मॉडल। इस केस में इलास्टिसिटी क्या होगी, लोच क्या होगा, वो भी पूछ सकता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। क्यों भाई बताओ। हाँ बेटा, तो ये कुछ फॉर्म हैं, कुछ रूप हैं जिनसे इलास्टिसिटी निकाली जा सकती है। आप लोग निकाल के आइएगा इलास्टिसिटी, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा इन चारों की इलास्टिसिटी क्या हो, क्योंकि एक का तो आ चुका है, खुदा न खास्ता एक आध और फॉर्म से आ जाए इलास्टिसिटी, अगर नहीं निकाले हो तो कैसे निकाल पाओगे। क्यों भाई।
तो इसलिए चारों से निकाल के बैठो, आएगा क्वेश्चन तो कर लिया जाएगा। ठीक है ना। अब जरा यही सब बता रहे हैं, जरा इसको इस क्वेश्चन 71 वाले को देख भी लो। 71 वाले में लॉग लॉग मॉडल देखो लिखा हुआ है ना, लॉग लॉग मॉडल यानी डबल लॉग मॉडल। लॉग लॉग से आ गया है कि नहीं? 71 वाला क्वेश्चन जरा मैच द फॉलोइंग वाला। डबल लॉग वाले से देखो एक ऑप्शन में है लॉग लॉग मॉडल। लॉग लॉग को क्या बोलते हैं? डबल लॉग मॉडल। तो देखो डबल लॉग से क्वेश्चन आ गया है। तो डबल लॉग मॉडल में क्या होता है, जरा इसको मिटाते हैं तो आप लोग आंसर भी बता लो। ये दिसंबर 2023 का ही क्वेश्चन पेपर है। तीन क्वेश्चन यही खड़े खड़े सॉल्व कर लोगे। अब देखो जरा, लॉग लॉग मॉडल में क्या होता है? आश्रित चर की पश्चताएं सम्मिलित होती हैं। क्यों भाई, ऐसा होता है क्या? लॉग लॉग मॉडल में क्या होता है? लैग शामिल होता है। हम्म, बताओ। हिंदी में तो थोड़ा सा यार गलत भी होता है। हिंदी में अब देखो यहाँ पश्चताएं लिखा है, इंग्लिश वाला देखना पड़ेगा, यहाँ लॉग लिखना चाहिए। पश्चताएं भी कह सकते हो, लॉग का मतलब चेंज भी होता है। ठीक है ना। इसका इंग्लिश देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्योंकि हिंदी में कभी कभी ना गलत दिया हुआ होता है, जबकि हमें सावधान रहना पड़ेगा। हाँ देखो ये है, हाँ समझ में आ गया। लॉग लॉग मॉडल, डबल लॉग, लॉग लॉग मॉडल को डबल लॉग मॉडल भी बोलते हैं। डबल लॉग मॉडल, ठीक है। लॉग लॉग को क्या बोलते हैं? दोनों तरफ लॉग है तो डबल लॉग या लॉग लॉग। लॉग लॉग मॉडल में जो इलास्टिसिटी होती है, जो लोच होती है, वो कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है। तो बी का 1 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, बी का 1। आते हैं हिंदी वाले में, हिंदी वाला सही था। तो लॉग लॉग मॉडल में क्या होता है? प्रत्यास्थाएं स्थिर होती हैं। देखो प्रत्यास्थाएं, सीधा सीधा लोच लिखना चाहिए, लोच नहीं लिखा है प्रत्यास्थाएं। प्रत्यास्थाओं को हिंदी में लोच ही बोलते हैं। तो लोच क्या होती है? स्थिर होती है लॉग लॉग मॉडल। अब आप लोग निकाल के आइएगा लॉग लॉग डबल लॉग मॉडल में इलास्टिसिटी, तो वहां पे स्थिर इलास्टिसिटी निकलेगी। लोच जो निकलेगी वो स्थिर निकलेगी, कांस्टेंट निकलेगी। इसलिए लॉग लॉग मॉडल में लोच क्या होती है? स्थिर होती है। तो बी का 1 हो जाएगा। तो बी का 1, बी का 1 कहाँ कहाँ दिया हुआ है? बी का 1, बी का 1, 1 और 4 में। तो 1 और 4 में से कोई एक आंसर हो। अब ये स्वश्रमाश्रयी ऑटो रिग्रेसिव मॉडल जो होते हैं वो आश्रित चर की पश्चताएं सम्मिलित होती हैं इसमें, यानी सी का 4। तो सी का 4 देखो, 1 और 4 में, सी में 4 किस में दिया हुआ है? सी में 3 दिया हुआ है, सी में 4। तो 4 आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें बी का 1 पता चल गया था, सी का 4 पता चल गया। तो सी का 4 यहाँ दिया हुआ है, बी का 1, बी का 1 ये दिया हुआ है। तो 4 आंसर हो गया, बाकी का अपने आप निकल जाए। ठीक है ना, समझ में आया? क्यों भाई, क्लियर हुआ? हाँ बेटा, बताओ। तो थोड़ा सा आप लोग ना इलास्टिसिटी निकाल के आइएगा चारों की, ट्राई करिएगा थोड़ा सा। और कल हम लोग मिलते हैं, कल सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा जल्दी जल्दी इकोनोमेट्रिक्स, और साथ ही साथ कुछ उसी लागे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उनको भी टैकल कर लें। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्वतंत्र कोटियों से ये क्वेश्चन है। कल बताएंगे कि एफ टेस्ट में स्वतंत्र कोटियां क्या होती हैं, टी टेस्ट में स्वतंत्र कोटियां क्या होती हैं। नहीं बेटा, कल मॉर्निंग में नहीं होगी क्लास, कल 6 बजे ही मिलते हैं। ठीक है, कल क्लास की टाइमिंग यही रहेगी सर। हाँ बिल्कुल,
6 बजे मिलते हैं। कल मैच भी है यार, भारत पाकिस्तान का कल मैच है, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो कल मैच भी है, लेकिन 1 घंटा पढ़ाना है तो क्या दिक्कत है। 6 बजे से क्लास होगी, 6 से 7। ठीक है, पढ़ा करके मैच देखा जाएगा बढ़िया से, कल भारत को जिताना भी है। हाँ, चलिए, कल मिलते